वेलकम गाइस। आई होप सब खैरियत से होंगे। एच टी एम एल के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दूंगा जिसमें हम एच टी एम एल के बेसिक्स जो हैं वो कवर करेंगे। वैसे मैंने एक ओवरऑल फुल प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि काफ़ी डिटेल से मैंने चीज़ें बताई हुई हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन इस वीडियो में हम अब मुझे उसकी लेंथ नहीं पता कितनी मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन उसमें ओवरऑल मैं जो बेसिक्स होते हैं HTML के वो सारे कोशिश करूँगा कि वो सब कवर कर लूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसमें मैं अपनी जो है वो HTML की फ़ाइल्स जो है वो रखूँगा। तो मैं इसको फ़ोल्डर का नाम फ़िलहाल न्यू फ़ोल्डर ही रखता हूँ। तो अब बेसिकली HTML होता क्या है? HTML किसी भी वेबसाइट का जो फ्रंट एंड स्ट्रक्चर होता है हमारा, जो जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल ये अब एक कोई भी वेबसाइट है, लेट्स से youtube.com है। तो अब YouTube में जो ये जो मेरा फ्रंट एंड है, ये जो एक चीज़ मुझे शो हो रही है ओवरऑल, ये बटन शो हो रहे हैं, इसके अलावा ये लिंक्स शो हो रहे हैं, ये साइड पे एक टैब शो हो रहा है। तो ये बेसिकली कहाँ से आता है? ये HTML से आता है। अब इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, प्रॉपर अलाइनमेंट हुई हुई है। अब आप देखें कि ये प्रॉपर हेडर है, ये इसी तरह यहाँ पे अगर बॉटम में जाए तो फुटर होगा, ये दरमियान में कुछ कंटेंट है। तो ये हम CSS के थ्रू करते हैं वो बात की बात है। अभी के लिए हम सिर्फ HTML को देखेंगे कि ये चीज़ें वर्क कैसे कर रही हैं। और ये सिर्फ फ्रंट एंड के लिए काम होता है HTML में। बैक एंड पे हम डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि PHP हो गई, पाइथन हो गई, इस टाइप की, या कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर लेते हैं। तो HTML को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया है और यहाँ पे जो मेरी रिक्वायरमेंट है, मुझे नोट पैड चाहिए होगा। तो हर कंप्यूटर में ऑलरेडी पड़ा होता है, ये मैंने नोट पैड अपना ओपन कर लिया है। सबसे पहले अभी ये नोट पैड मेरे पास सेव नहीं है, फाइल अनटाइटल्ड यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि जो मैं टाइप करूँ आपको क्लियरली विजिबल हो। सबसे पहले HTML स्टार्ट करने के लिए मेरे पास टैग्स होते हैं। तो पहला टैग मेरे पास होगा HTML। अब ये टैग है, जो टैग एक बार ओपन होगा वो टैग क्लोज भी लाजमी होगा। टैग को ओपन करने का क्या तरीका है? आपने ये लेस देन का साइन डालना है, उसके बाद टैग का नेम लिखना है और उसके बाद ये वाला सिंबल डालना है, ग्रेटर देन का। तो इसके बाद इस टैग को आपने क्लोज़ भी करना है। अब ये एक बार ओपन हो चुका है। अब इसको क्लोज़ करने के लिए दोबारा आपने इसी तरह ये साइन डालना डालना है। उसके बाद उसी टैग का नेम लिखना है जो आपने यहाँ पे ओपन किया है। और उसके बाद इसका इसी तरह इसको यहाँ से जिस तरह आप ये ग्रेटर देन का साइन डाल के इसको यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। लेकिन क्लोज़ करते वक्त आपने ये बैक स्लैश भी लाजमी डालनी है। तो इसके बाद यहाँ पे अब जितना भी काम होगा मेरा इस टैग के अंदर होगा। अब इसको मैं यहाँ पे भी एंड कर सकता हूँ, जितना मर्ज़ी नीचे करूँ। ये जो ब्लैंक स्पेसेस होती हैं, वाइट स्पेसेस, इनसे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले जो मेरे पास HTML के अंदर होता है वो होता है टाइटल। तो टाइटल आएगा, बल्कि हेड होता है, सबसे पहले हेड होता है। हेड को यहाँ पे क्लोज़ भी करते हैं। इसको मैं नेक्स्ट लाइन पे क्लोज़ कर देता हूँ। ये ध्यान रहे कि जो हेड का टैग है वो इस HTML के टैग के अंदर ही होगा। तो हेड के टैग के अंदर मेरे पास एक और टैग होता है टाइटल का, जो मेरी वेबसाइट का टाइटल होगा। तो मैं इस टाइटल के टैग को ओपन किया, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज़ भी कर लिया। और उसके बाद ये मेरे पास एक और टैग होता है बॉडी के नाम का। बॉडी जो है वो जैसे ही हेड का टैग ख़त्म होगा उसके बाद बॉडी जो है वो यहाँ पे शुरू होगी। तो ये अब मेरी बॉडी शुरू हुई है हेड के ख़त्म होने के बाद। ये ध्यान रहे कि ये सारा काम जितना भी है ये इस HTML के टैग के अंदर ही होगा। तो अब यहाँ से मैं इस बॉडी को जो है वो क्लोज़ भी करता हूँ। अब आगे का जितना भी काम है, इसको मैं थोड़ी सी अलाइनमेंट इसकी सेट कर लेता हूँ। जितना भी काम है वो इस बॉडी के अंदर होगा। जितना भी हम ओवरऑल अपनी वेबसाइट बनाएंगे वो इस पूरी की पूरी वेबसाइट इस बॉडी के अंदर बनेगी। तो इस टाइटल में हम जो है अपनी वेबसाइट का टाइटल देते हैं, जो भी हमारी वेबसाइट का टाइटल होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ माय फर्स्ट वेबसाइट। अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये फाइल का बटन है मेरे पास, यहाँ से आके इसको सेव एज़ करना है आपने। और सेव एज़ करने के बाद ये अगर इसकी आप टाइप जो है डॉट टेक्स्ट रखेंगे तो ये आपके पास नोट पैड ओपन हो जाएगा। लेकिन मुझे इसको अपने वेब ब्राउज़र पे ओपन करना है इस जगह। तो ये करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसकी जो टाइप है इसको डॉट HTML करना पड़ेगा। तो मैं टाइप यहाँ पे कैसे इसकी सेट करूँगा? इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, यहाँ से सेव एज़ टाइप पे जाऊँगा और ये ऑल फाइल्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे आके मैंने इसका नाम रखना है। नाम मैं इसका क्या रखता हूँ? फॉर एग्जांपल demo.html। डेमो इसका नेम है और .html इसकी एक्सटेंशन है। अब ये इसकी एक्सटेंशन है, इस वजह से इस एक्सटेंशन की मदद से ये मेरे पास ब्राउज़र में ओपन होगा। तो मैंने ये न्यू फोल्डर बनाया था, मैं इसके अंदर सेव करता हूँ इसको। तो मैंने इसको demo.html के नाम से सेव कर दिया। तो अब जब मैं इसको रन करूँगा तो ये अब आप देखें माय फर्स्ट वेबसाइट के नाम की एक जो मैंने टाइटल दिया था वो यहाँ पे टाइटल मेरा डिस्प्ले हो चुका है।
अब बाकी का काम जो होगा, ये जो इस जगह जो मुझे कंटेंट शो कराना है, ये सारा बॉडी के अंदर शो होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोबारा से अपनी demo.html को ओपन करना पड़ेगा। लेकिन अभी जब अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये मेरे पास वेब पेज ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि नोटपैड ओपन हो, तो मैं इसको राइट क्लिक करूंगा और ओपन विद करूंगा और यहाँ से नोटपैड जो है वो सर्च कर लूँगा। अगर मुझे यहाँ पे नहीं मिलेगा तो चूज़ अनदर ऐप पे आप जब क्लिक करेंगे तो इस जगह आपको वो नोटपैड आपका मिल जाएगा। तो मैंने इसको ओपन कर लिया नोटपैड से, और अब मैं इसको यहाँ पे बॉडी के अंदर जो है अपने डिफरेंट कंटेंट जो है वो लिखता हूँ। तो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। सबसे पहले डिफरेंट टैग्स होते हैं। जो पहला टैग जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं एच टैग, हेडिंग। तो एच टैग जो है 5 टाइप्स के हैं, H1, H2, H3, H4 और H5। आई थिंक H6 भी है। तो H1 हम टैग स्टार्ट करते हैं, इस टैग को यहाँ पे क्लोज़ किया। अब इस टैग के अंदर क्या होता है, हेडिंग्स होती हैं कि जो भी आपने बोल्ड लेटर में लिखना है, हेडिंग देनी है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ, इसके अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज़ हेडिंग, हेडिंग 1। और इसको अगर मैं सेव करूँ और सेव करके रन करूँ, तो ये अब आप देखेंगे मेरे पास दिस इज़ हेडिंग 1 जो है यहाँ पे मेरी वेबसाइट में मुझे शो होना स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि ये H1 टैग है तो इस वजह से ये थोड़ा बोल्ड शो हो रहा है और थोड़ा सा बड़ा जो है मुझे शो हो रहा है। इसी तरह मेरे पास H2 टैग भी होता है, H2। और इसी H2 को मैं यहाँ पे क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा दिस इज़ हेडिंग 2। अगर मैं इसको सेव करूँ और दोबारा से रन करूँ, इस पेज को मैंने रिफ़्रेश किया, तो ये आप देखेंगे ये हेडिंग है ये भी, लेकिन ये थोड़ा सा उसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है इससे कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये मैंने H1 लिखा था और ये H2 था। ये इसी तरह यहाँ पे H5 या H6 तक जाता है। तो हम इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद इसको H5 तक पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, इसको 5 कर देता हूँ। इसी तरह इसको भी मैं यहाँ पे 3 को क्लोज़ करता हूँ, 4 को क्लोज़ करता हूँ और 5 को क्लोज़ करता हूँ। इसको अगर मैं सेव करके दोबारा से रन करूं तो ये मुझे कुछ एरर दे रहा है। वो देखते हैं क्या है। ये मैंने स्टार्टिंग इनको एच टैग को मैंने सही से स्टार्ट नहीं किया, तो इसको मैंने ठीक स्टार्ट नहीं किया था, इस वजह से ये मेरे पास वैसे ही एज इट इज़ लिखा आ गया था। ये H3 भी मेरे पास प्रिंट होके एज इट इज़ आ गया था। तो मैं यहाँ पे अब अगर दोबारा से इसको सेव करके रन करूँ तो ये मेरे पास डिफरेंट हेडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे आ चुकी हैं। ये तो थी कुछ बोल्ड बोल्ड हेडिंग्स थी। अब मैं फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कुछ बहुत बड़ा पैराग्राफ है, लेट्स से जो है वो उसमें 5 लाइंस या 10 लाइंस का इस तरह बड़ा पैराग्राफ है। तो मैं अगर उसको H1 में लिखूं और मैं यहाँ पे कुछ रैंडम डाटा लिखता हूँ दिस इज़ पैराग्राफ, और सपोज़ कर लें कि ये पैराग्राफ जो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो लाइंस का है। अगर मैं इसी को कॉपी करके मैं इसको 3-4 बार यहाँ पे पेस्ट कर दूँ, इसको सेव करके अगर मैं दोबारा रन करूँ, तो ये आप देखेंगे मेरे पास एक पैराग्राफ जो है वो शो हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बोल्ड में है, तो ये एक अच्छी लुक नहीं दे रहा। हमेशा जो पैराग्राफ होता है वो थोड़ा सा लाइट, उसका फॉन्ट वेट जो होता है वो लाइट होता है। और वो बोल्ड में अगर बहुत ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ लिखा हो तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। तो उसके लिए मेरे पास एक टैग होता है पी टैग। पी टैग जैसे कि नेम से ज़ाहिर है पैराग्राफ, तो हम पी टैग को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इस जगह आके इस पी टैग को हम क्या कर लेंगे, एंड कर लेंगे। अब क्या होगा कि ये जो पैराग्राफ है, ये जो मेरा टेक्स्ट था, ये लाइट वेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये अब आप देखें कि ये खुद इसने HTML ने इसको एज अ पैराग्राफ कन्वर्ट कर दिया। अभी आप अगर यहाँ पे 10-20 लाइंस भी लिखते हैं तो भी ये बुरी लुक नहीं देगा, क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छी जो है वो फ़ॉन्ट वेट इसका अच्छा है और इसका फ़ॉन्ट साइज़ भी अच्छा है। आपको इसको डिज़ाइन करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उसके बाद पैराग्राफ टैग के बाद हमारे पास जो है वो एक और टैग होता है किसी भी वेबसाइट में, इमेज का। इमेज तो हर वेबसाइट में होती है। तो मैं इमेज टैग को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास उसी तरह जिस तरह हम टैग्स को ओपन करते हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है IMG। IMG से मुराद है इमेज और इज़ इक्वल टू, और IMG के बाद आपने पहले उस इमेज का सोर्स देना है। तो यहाँ पे SRC, सोर्स का मतलब है कि वो इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है अभी फ़िलहाल। तो सोर्स देने के बाद यहाँ से इज़ इक्वल टू, और आपने ये एक कोटेशन मार्क्स डालने हैं, आई थिंक इनको कोटेशन मार्क्स ही बोलते हैं। और उसके बाद यहाँ से इस टैग को यहाँ से इस तरह क्लोज़ कर लेना है। ये ध्यान रहे कि इस टैग को इस तरह क्लोज़ नहीं करना, इस टैग को क्लोज़ करना इस तरह आप क्लोज़ करते हैं कि यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं, दरमियान में इमेज लिखते हैं, उसके बाद सोर्स लिखते हैं, और सोर्स लिखने के बाद यहाँ पे इस जगह आप इमेज का सोर्स दे देंगे।
और सोर्स देने के बाद आप इस तरह इसको क्लोज़ कर देंगे। अगर अभी मैं इसको सेव करके रन करूँ तो जो है मुझे कुछ भी शो नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने जो इमेज का सोर्स है वो एम्प्टी रखा हुआ है। तो यहाँ पे मुझे कोई इमेज का सोर्स जो है वो देना पड़ेगा। अगर मैं रैंडम सोर्स दे दूँ खुद से, तो ये मैंने सोर्स गलत दिया है, तो तब मेरे पास एक इमेज का सिर्फ आइकन शो हो रहा है मुझे। ये अगर आप देखें, ये मैं इसको थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो ये अब आप देखें मुझे इमेज का आइकन शो हो रहा है, लेकिन इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही। वो क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मैंने सोर्स इनकरेक्ट दिया है। तो अब मैं यहाँ पे एक इमेज जो है वो अपने कंप्यूटर से रखता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली इमेज है, तो मैं इसको सेव करता हूँ और इस इमेज को उसी फोल्डर में रख देता हूँ जिस फोल्डर में मेरी फ़ाइल पड़ी हुई है। ये demo.html, इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। इस फाइल का नाम मैं रख देता हूँ image1। मैंने इस image1 के नाम से इस फाइल को सेव कर लिया है। तो अब मैं इस कोड के अंदर सोर्स जो है वो मैं क्या दूंगा, image1। अब image1 तो जो है वो उस फाइल का नेम है, लेकिन अगर अभी मैं इसको सेव करके रन करूं तो मुझे इमेज जो है वो अपनी शो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मैंने सिर्फ उस फाइल का नेम बताया, मुझे उसकी टाइप भी बतानी है। अब इसकी टाइप क्या है? टाइप ये देखें, ये जेपीजी मुझे यहाँ पे जो है वो शो हो रही है। हर इमेज का कुछ फॉर्मेट होता है, कुछ पीएनजी होती हैं, जेपीजी होती हैं, जेपीईजी होती हैं। तो आपको वो टाइप भी आगे बतानी है। अगर आपको यहाँ पे टाइप शो नहीं हो रही तो आप इस पर राइट क्लिक करें और ये प्रॉपर्टीज़ में जाएं, और यहाँ से आके आपको टाइप ऑफ फाइल शो हो जाएगी। तो ये बता रहा है डॉट जेपीजी इसकी टाइप है। तो यहाँ से आके आपने इसकी image1.jpg इसको सेलेक्ट कर लेना है। और अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूँ तो ये मेरे पास इमेज भी शो हो चुकी है। अभी इसका इमेज का साइज़ जो है वो बहुत बड़ा है, क्योंकि ये इमेज जो है फुल लेंथ की इमेज थी। तो मैं इसकी यहाँ से विथ और हाइट भी सेट कर सकता हूँ। विथ इज़ इक्वल टू 250 पिक्सल्स रख देते हैं। चेक करते हैं कि इस तरह ये काम कर रहा है या नहीं। ठीक है, मैंने इसकी विथ जो है वो 250 रख दी है। 250 रखने का मतलब ये है कि मैंने इसकी विथ थोड़ी सी कम कर दी है। इसी तरह आप हाइट भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं इसकी विथ जो है वो 500 रख देता हूँ, ताकि कुछ जो है वो साइज़ में बड़ी रहे। तो इतनी इमेज आई थिंक ठीक है। यहाँ से इसी तरह आप इसकी हाइट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन ये तो स्टाइलिंग में आ जाता है, इसको भी हम फिलहाल कवर नहीं कर रहे, इस चीज़ को हम बाद में देखेंगे। इमेज के बाद कुछ चीज़ें होती हैं मेरे पास वेबसाइट में। अक्सर वेबसाइट्स में होती हैं फॉर्म्स, इनपुट्स। मतलब जिस तरह ये है, अब यूट्यूब के अंदर आप कुछ चीज़ें सर्च करें और या फिर आप जो है वो बटन होते हैं कुछ मेरे पास। ये चीज़ें भी हर वेबसाइट, बेसिक वेबसाइट में होती हैं। तो अब हम इन चीज़ों को कवर करते हैं। तो इनके लिए मेरे पास एक टैग होता है इनपुट। जिस तरह आपका इमेज का टैग था उसी तरह आपका टैग होता है इनपुट। और टाइप इज़ इक्वल टू, अभी इसको मैं यहाँ पे जिस तरह सोर्स आपने दिया था ना इमेज का, उसी तरह आपको इनपुट का टाइप भी बताना है। तो वो हम बाद में बताते हैं। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो टाइप इज़ इक्वल टू, लेट से मैं इसको टेक्स्ट रख देता हूँ, या अभी आप इसको एम्प्टी रखते हैं। इनपुट टाइप इज़ इक्वल टू ये। इसको मैं अगर सेव करके रन करूँ तो ये मेरे पास देखें एक इनपुट टाइप भी क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ भी यूज़र जो है एज अ यूज़र इंटर कर सकता है। इसको नेक्स्ट लाइन पे लेके जाने के लिए एक और टैग मेरे पास होता है यहाँ पे, बी आर का टैग। बी आर का टैग का मतलब होता है ब्रेक लाइन, के मतलब वो एक लाइन को ब्रेक कर देता है। अभी ये इस लाइन पे अगर मैं इसको दोबारा से रिफ़्रेश करूँ तो अच्छा इसने वर्क नहीं किया। इसको आई थिंक मुझे यहाँ पे एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको, ये अब इसने काम कर दिया। ये बियर का टैग मैंने लगाया है, इसने नेक्स्ट लाइन पे इसको ले गया। अच्छा, इसके बाद इनपुट टाइप जो है यहाँ पे मल्टीपल आप लगा सकते हैं। अगर मैं दो लगाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पे तीन मैंने पेस्ट कर दिए हैं इसको, तो ये तीन मेरे पास इनपुट फील्ड्स जो हैं वो क्रिएट होके आ जाएंगी। ये अब आप देखें, एक ही आई है, एक ही आई है और इसी तरह एक ही आई है। इसके अंदर यूज़र कुछ भी एंटर कर सकता है। इसके बाद इसी तरह कुछ वेबसाइट के अंदर, हर वेबसाइट के अंदर बटन्स होते हैं। तो बटन के लिए मेरे पास टैग होता है बटन के नाम का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बटन, इस टैग को ओपन किया, इसी तरह इस टैग को क्लोज़ कर दिया। यहाँ पे मैं एक बी आर टैग लगा लेता हूँ ताकि बटन जो है मेरा नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इस जगह पे आपने उस बटन का नाम लिखना है। तो मैं उस बटन के नाम पे लिख लेता हूँ साइन अप, या आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने साइन अप लिख दिया है। अब अगर मैं इसको सेव करके दोबारा से रन करूँ तो ये मेरे पास बटन भी साइन अप के नाम का क्रिएट हो चुका है। इस बटन पे अगर आप क्लिक करें
तो ये कुछ फंक्शन परफॉर्म करेगा, लेकिन वो तब करेगा जब आप उस पर बैकएंड पे काम करेंगे। अभी के लिए ये कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस तरह हमारे पास जो है वो बटन्स भी क्रिएट हो सकते हैं। बटन क्रिएट करने का एक और तरीका भी है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो वो यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने मैं एक और ब्रेक टैग लगाता हूँ, उसके बाद इनपुट, जिस तरह आपने ऊपर इनपुट लिखा था, और टाइप के अंदर आपने लिख देना है टाइप इज़ इक्वल टू बटन, और यहाँ पे उस बटन को क्लोज़ कर देना है। अब क्या होगा कि ये इनपुट ही है, लेकिन इसकी टाइप हमने बटन रख दिया, तो वो ऑटोमेटिकली बटन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन उस बटन के अंदर लिखा हुआ क्या हो, उसका नेम क्या हो, तो वो जिस तरह हमने यहाँ पे इस तरह बटन टैग के दरमियान में लिखा था, तो उस मेथड के लिए आपको वैल्यू का एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। तो वैल्यू इज़ इक्वल टू, आप जो वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे वो उस बटन का नेम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ रजिस्टर। तो अब मेरे पास रजिस्टर नाम का एक और बटन क्रिएट हो जाएगा। इसको मैं अगर सेव करके दोबारा रन करूँ, तो ये आप देखें मेरे पास दो बटन क्रिएट हो चुके हैं। एक जो हमने बटन के टैग से क्रिएट किया है, और एक हमने इनपुट टाइप के नाम टैब्स टाइप से क्रिएट किए। तो इस तरह हम बटन भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा HTML में हमारे पास होते हैं टेबल्स। अब टेबल क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं। कुछ डाटा होता है जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ रोज़ कॉलम्स होती हैं जो टेबल्स के अंदर पड़ी होती हैं। ये मैं थोड़ी सी स्पीड में इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो जो है वो थोड़ा सा कम टाइम में बने जल्दी से आपको, इसीलिए मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो जो चीज़ें HTML के अंदर होती हैं। तो टेबल के टैग के अंदर हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, तो मैं टेबल का टैग ओपन करूँगा और उसी तरह टेबल के टैग को क्लोज़ कर दूँगा। अब ये तो बेसिक टेबल जो है वो बन चुका है, लेकिन इसके अंदर मैंने कुछ डाटा भी डालना है। तो टेबल के अंदर सबसे पहले मेरे पास होती हैं टेबल की रोज़। अगर हम टेबल का बेसिक स्ट्रक्चर देखें, या मैं आपको इंटरनेट पे दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे टेबल लिखें, टेबल HTML, तो ये अब आप देखें टेबल कुछ इस तरह के होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इस टेबल को अगर लें, तो ये अब आप देखें, ये मेरे पास एक टेबल जो है वो इसका ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, और इसी तरह ये इस तरह टेबल्स के अंदर रोज़ और कॉलम्स में डाटा जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो ये मेथड जो है टेबल के अंदर हम यूज़ करते हैं। तो टेबल के टैग के अंदर सबसे पहले जो मेरे पास होता है टैग होता है टेबल के अंदर, हम लिखते हैं TH से क्या बनता है, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे मैं इस TH के टैग को क्लोज़ करूँगा और यहाँ पे मैं टेबल हेडिंग को ही दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट नेम। अच्छा, इससे पहले एक और टैग आता है टेबल से पहले, टेबल के बाद सॉरी, TR के नाम का। ये मैं डालना भूल गया था। और इस टैग को यहाँ पे क्लोज भी करते हैं। ये होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं अभी यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। TR का मतलब है कि टेबल की रो, फर्स्ट रो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी मैं डाटा अंदर इंटर करूँगा वो पूरी एक रो में, रो किसे कहते हैं, जो सीधी लाइन ऐसी होती है, उस पूरी एक रो में वो सारा डाटा इंटर कर देगा। तो मैं पहली रो में क्या लिखना चाहता हूँ, मैं कुछ हेडिंग्स रखना चाहता हूँ। जैसे ये अब एक टेबल है, तो इस टेबल में ये पूरी एक रो है, तो इसमें इस रो ने इसने आईडी रखी है, फर्स्ट नेम रखा है, लास्ट नेम रखा है और ईमेल रखा है। तो मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और ईमेल रख लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको एज अ हेडिंग रखना चाहता हूँ। तो हेडिंग रखने के लिए रो के अंदर एक और मैं टैग लगाऊंगा TH का, और इसके अंदर मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, और इस टैग को क्लोज भी कर दूंगा। तो ये मेरे पास एक हेडिंग इस रो के अंदर बन चुकी है, फर्स्ट रो के अंदर। मैं चाहता हूँ कि मैं दो और हेडिंग्स इस रो के अंदर बनाऊँ, इसी रो के अंदर। तो मैंने इसी टैग के अंदर, इसी TR टैग के अंदर जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस जगह एंड हो रहा है, यहाँ पे दो और मैं डाल देता हूँ। एक में मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम, और एक में मैं लिख देता हूँ ईमेल। अब मेरे पास क्या हुआ है कि ये एक रो है, मेरे पास एक रो है। अभी के लिए मैंने एक ही रो बनाई है और उसके अंदर मैंने 3 कॉलम्स डाल दिए हैं, 3 हेडिंग्स डाल दिए हैं। इनको अगर मैं सेव करूं और सेव करके रन करूं, तो ये अब आप मेरे पास देखें, ये मेरे पास फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल नाम का एक कंप्लीट एक रो बन चुकी है। और ये ऑटोमेटिकली बोल्ड भी है। बोल्ड क्यों है, क्योंकि मैंने इसको एज अ हेडिंग रखा है। जो TH रखा है ना मैंने, ये इसको एज अ हेडिंग रखा है। आप यहाँ से एक और TR का टैग लें, और सेकंड रो के लिए मैं यहाँ पे एक और TR का टैग लेता हूँ और इसको इसी तरह क्लोज करता हूँ। और इसके अंदर मैं अब क्या चाहता हूँ कि अब मेरी दूसरी रो क्रिएट हो जाए। तो वो कैसे होगी, मैं दोबारा TH भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे TH यूज़ करूँगा, लेकिन वो दोबारा से बोल्ड हो जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो बोल्ड है वो सिर्फ फर्स्ट वाली रो रहे पूरी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेकंड रो के अंदर एक और जो है टैग होता है TD के नाम का। अब TD से क्या बनता है, टेबल डाटा।
TR से बनता है टेबल रो, TH से बनता है टेबल हेडिंग और TD से बनता है टेबल डाटा। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ से इसको मैं क्लोज़ करूँगा और इसको मैं लिख दूँगा। अब जो पहली पहली चीज़ लिखूँगा वो इस वाले के नीचे आएगी, जो दूसरा दूसरा TD लिखूँगा वो दूसरे वाले के नीचे आएगा, और जो तीसरा लिखूँगा वो इस ईमेल वाले के नीचे आएगा। तो मैं फ़र्स्ट नेम लिख देता हूँ मोहम्मद, सेकंड नेम मैं लिख देता हूँ काशिफ, अपना नेम ही लिखता हूँ, 3 ही लिखने हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ काशिफ, और अपना ईमेल यहाँ पे मैं जो है वो लिख देता हूँ, कोई भी रैंडम ईमेल डाल देता हूँ k2@gmail.com। अब ये क्या होगा कि ये मेरी ऑटोमेटिकली जो पहली टेबल रो है वो ये वाली क्रिएट होगी, और इसके अंदर ये जो TD है ये मोहम्मद, ये इस फर्स्ट नेम के नीचे आ जाएगा, सेकंड TD इस वाले के अंदर आ जाएगी, और थर्ड जो है वो इसके अंदर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे एक और भी डाल दूँ TD, तो उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं होगी, वो एम्प्टी होगी उसके ऊपर, क्योंकि मैंने ऊपर जो टेबल हेडिंग्स यूज़ की हैं वो 3 ही यूज़ की हैं एक रो के अंदर। तो मैं इसको सेव करके अगर दोबारा से रन करूँ तो ये अब आप देखें मेरे फर्स्ट नेम के नीचे ये आ रहा है, लास्ट नेम के नीचे ये आ रहा है, और ईमेल के नीचे ये आ रहा है। अगर मैं मज़ीद डाटा एंटर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे एक और TR का टैग यूज़ कर सकता हूँ। इसी को कॉपी करता हूँ ऊपर वाले को, और उसके अंदर डिफरेंट TDs मैंने 3-4 बार कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब होगा क्या कि मेरा एक टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। ये अब आप देखें कि ये मेरे पास डाटा ऑटोमेटिकली टेबल की फॉर्म में क्रिएट हो रहा है। आप यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए मैंने उन्हीं को कॉपी करके पेस्ट किया है, इसी वजह से जो है वो चेंज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं लास्ट वाले को चेंज करता हूँ, लास्ट वाले को चेंज करके मैं यहाँ पे अली लिख देता हूँ। तो अली लिख के अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये अब आप देखें लास्ट वाला जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इस तरह हम टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास HTML के अंदर जो टेबल के अलावा चीज़ें होती हैं वो होता है UL लिस्ट्स होती हैं कुछ। वो जो अक्सर आपने देखा होगा नेव बार होती है आपकी, ये टॉप पे जो आपकी ये एक नेव बार है, इसको हम नेव बार बोलते हैं, हर वेबसाइट में होती है। तो ये हम अगर HTML के थ्रू क्रिएट करना चाहें तो हम UL की मदद से क्रिएट कर सकते हैं, या लिस्ट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। हम यहाँ पे UL का टैग ओपन करेंगे और यहाँ पे इस UL के टैग को क्लोज कर देंगे। इसका क्या मतलब है? अनऑर्डर्ड लिस्ट, इसको हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर UL ये अब एक लिस्ट है। अब इसके अंदर मैंने लिस्ट के आइटम्स भी बताने हैं। तो मैं यहाँ पे LI का टैग लगाऊंगा, इस टैग को LI के टैग को क्लोज करूँगा। इसका मतलब है कि ये एक लिस्ट है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और ये इसका आइटम है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ item 1। तो यहाँ पे मैं इसी को कॉपी करके 3-4 बार पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे item 2, यहाँ पे item 3 और यहाँ पे item 4। अब ये करेगा क्या? बेसिकली ये मेरे पास एक मुझे लिस्ट तैयार करके दे देगा। जिस तरह मैंने ऊपर टेबल में टेबल रोज़ यूज़ की थी, इस तरह UL में मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट में LI को यूज़ करूँगा, लिस्ट को तैयार यूज़ करूँगा। एक UL की जगह OL भी होता है, ऑर्डर्ड लिस्ट होता है, उसमें नंबर्स होते हैं, वो हम बाद में देखते हैं। इसको अगर मैं सेव करके रन करूँ तो ये अब आप देखें मेरे पास लिस्ट भी तैयार हो चुकी है, item 1, item 2, item 3 और item 4 के नाम की। आप जितने मर्ज़ी आइटम्स यहाँ पे इसमें ऐड करें वो ऐड हो जाएंगे। तो इस तरह हम जो है वो लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप UL की जगह OL यूज़ करें, मैं आपको बताता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे आके UL को बस चेंज करके OL कर देता हूँ। अब ये क्या करेगा वो भी आप देख लें। इसको मैंने सेव किया और सेव करके रन किया, तो ये अब आप देखेंगे मेरे पास ऊपर जो था वो मेरे डॉट में आइटम्स शो कर रहा था, लेकिन ये जो है ये ऑर्डर में प्रॉपर 1 2 3 इनके साथ नंबर्स भी दे रहा है। तो ये डिफरेंस है अनऑर्डर्ड लिस्ट में और ऑर्डर्ड लिस्ट में। OL से बनता है ऑर्डर्ड लिस्ट और UL से बनता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI से बनता है लिस्ट आइटम्स के, इसके अंदर जितने भी आइटम होंगे, इस चाहे वो ऑर्डर्ड लिस्ट है या अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो इस तरह हम लिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा कुछ एक और चीज़ होती है डिव। अब डिव क्या होता है? डिव किसी भी जो कंटेंट है अगर हमने उसको मैनेज करना हो तो हम डिफरेंट डिव्स क्रिएट कर लेते हैं। डिव का टैग होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी हेडिंग है और पैराग्राफ है, ये वाली चीज़ है, इस इमेज तक मैं चाहता हूँ कि मैं इसको एक डिव में रखूँ, मतलब डिवीजन्स क्रिएट कर लूँ। तो मैं यहाँ पे एक डिव का टैग लगाता हूँ और इस जगह इस डिव के टैग को क्लोज कर देता हूँ। ये अब क्या करेगा? ये मेरा एक अलग से डिव बन गया। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और डिव लगाऊँ
जो कि मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है मेरे टेबल को कवर करे, तो मैं टेबल के ऊपर एक डिव लगा लूँगा और जहाँ पे टेबल एंड हो रहा है वहाँ पे उस डिव को क्लोज़ कर दूँगा। तो डिव के लिए, डिव हम क्यों यूज़ करते हैं वो हम बाद में स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं या फिर सेपरेट करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं, तो वो बात की बात है। जब हम आगे CSS करेंगे तो उसमें हम देखेंगे डिटेल से कि हम डिव क्यों यूज़ करते हैं। तो मैं इसको अगर सेव करके रन करूँ तो अभी इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो है मैंने डिव तो यूज़ किया लेकिन उसको डिव को मैंने कोई फंक्शनैलिटी अभी उस पर परफॉर्म नहीं की। तो ये एक HTML का बेसिक सा जो है वो फंक्शन था, फंक्शनैलिटी थी, स्ट्रक्चर था कि HTML कैसे काम करता है। वो अब बाद में उस पर डिज़ाइनिंग होती है, CSS अप्लाई होती है, बूटस्ट्रैप अप्लाई होती है और बैकएंड पे काम होता है और उस तरह वेबसाइट जो है प्रॉपर वर्क करती है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।